Good morning. I am Kapil Kumar Sharma, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering. Today we are discussing about the operating system. As we discuss about operating system, it is a program that acts as an intermediary between a user of computer and the computer hardware. Means एक ये प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज कर सके. और वी कैन से इट इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. मींस एक ये कलेक्शन है ऐसे प्रोग्राम्स का, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को मैनेज कर सकता है. और वी कैन से दैट a operating system provides an environment in which a user can use computer hardware in an efficient way. जैसे कि हम लोगों ने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अभी उसी सीरीज में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्यों कर रहे हैं, गोल्स क्या हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के. तो गोल्स की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्स हैं एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स इजियर. मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है, जिससे कि हम यूजर के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकें और उसको इजियर वे में उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें. और मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, और कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा बनाना जिससे कि यूजर उसको कन्वीनियंट वे में यूज कर सके. देन नेक्स्ट, यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर. जैसे कि मैंने अभी बताया था डेफिनेशन में भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि यूजर कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में और इजीली वे में यूज कर सकता है. ये मेन रूल्स हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के. इस डायग्राम से देखिए, जो डेफिनेशन में बताया था कि इट इज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर. तो यहां पर हमारे ये यूजर्स हैं और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर है. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि यूजर इन एप्लीकेशंस के थ्रू इस हार्डवेयर को इजीली और एफिशिएंट वे में यूज कर सकता है. जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये 5 मेन फंक्शंस होते हैं, जिसमें पहला है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस क्या है. तो प्रोसेस इट इज अ प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन. मतलब जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उस प्रोग्राम को हम प्रोसेस बोलते हैं. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट के काम आता है. प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, किस एरिया में, मेमोरी के एरिया में एग्जीक्यूट होगी, और प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस को डिलीट करना, प्रोसेस को अबॉर्ट करना, प्रोसेस को रिज्यूम करना. ये जो जितने भी प्रोसेस से रिलेटेड वर्क्स हो सकते हैं वो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. नेक्स्ट फंक्शन है इसका फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइल क्या है, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जहां पे हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हों. तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को भी मैनेज करता है. फाइल्स को कैसे मैनेज करता है, मतलब कि फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को ऑल्टर करना, फाइल को अंदर चीजों को चेंज करना, ये सारे काम भी हम फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर करते हैं. मेन मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की. प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है कि जो मेन मेमोरी हमारी, उसका कौन सा पोर्शन किस प्रोसेस को एलोकेट होगा, कितनी देर के लिए एलोकेट होगा, कब कौन सी प्रोसेस मेमोरी के कितने एरिया को, कितने स्पेस को यूज करेगी फॉर एग्जीक्यूशन. यानी कि जितने भी मेन मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो सब भी मैनेज होते हैं किसके थ्रू, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. देन आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट. एक ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी मैनेज करता है, जिसमें कि आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं,
कौन सी इनपुट डिवाइस कब इनपुट सेंड करेगी और वो किस प्रोसेसिंग होने के बाद वो जो रिजल्ट मिला है हमें वो किस आउटपुट डिवाइस पे जाएगा, वो सब हम इस कैटेगरी में सेव स्टोर करते हैं। और इवन कौन कौन सी आईओ डिवाइसेस हमारी यूज होने वाली हैं वो भी हम यहाँ पे मैनेज की जाती हैं। देन नेटवर्किंग के अंदर जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट में नेटवर्किंग पे काम करते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि डिफरेंट सिस्टम्स के बीच, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में नेटवर्किंग क्रिएट करना और उसको मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। नेटवर्किंग में हम क्या मैनेज करते हैं कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम पे काम कर रहा हूं तो कौन सा वर्क किस सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो कैसे काम करेगा, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज करते हैं। अभी आपने जब फंक्शंस को हमने पढ़ा तो हमने देखा कि यहाँ पे सारे काम मैनेजमेंट के हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज अ मैनेजर। मतलब कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर की तरह वर्क कर सकता है। हाँ, अगर हम इस फंक्शंस को देखें तो हम जान पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह ही वर्क कर रहा है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर का वर्क होता है, जितने भी वहां पे कंपोनेंट्स हैं, जितने भी वहां पे लोग काम कर रहे हैं, उनको ड्यूटीज असाइन करना, उनकी ड्यूटीज को ऑब्जर्व करना, उन सारी चीजों को, सारी जो वर्क फ्लो चल रहा है उसको मैनेज करना। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। वो वहां पर जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क्स हैं, लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट हो, फाइल मैनेजमेंट हो, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो या नेटवर्किंग हो, उस सारे काम को मैनेज करता है। साथ ही मैं एक बात यहां पे और बोल सकता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो वर्क एज अ गवर्नमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्नमेंट की तरह भी वर्क करता है। अब गवर्नमेंट की तरह वर्क कैसे करता है? जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक उसके डिफरेंट मिनिस्टर्स, हर मिनिस्टर को अलग अलग टास्क असाइन होते हैं और वो हर मिनिस्टर अपने अपने फील्ड में अपने अपने काम करता है। ऐसे ही किसी भी कोई भी सिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है कि उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट टास्क असाइन करता है और उनको ऑब्जर्व करता है कि वो सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर वर्क करें। जैसे अभी मैंने यहां भी डिस्कस किया था कि प्रोसेस मैनेजर इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेज द ऑल प्रोसेस मैनेजमेंट वर्क्स। File manager is the component which manages the all file management related works. Main memory manager manage memory management works. Input output manager works like input output system management, and networking manager is manage these things. There is also a component known as kernel. Kernel is the core component of any operating system, which control all the managers, means which control all the management works and all the operations which are performed by an operating system is managed or controlled by an kernel. It is a core component of any operating system. So this is the all basics about the operating system. Before continuing next topic, I want to discuss here the components of an operating system and a computer system. जब भी हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ कंपोनेंट वर्किंग कंपोनेंट्स की हेल्प से मिलकर बनता है। जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब अपने आप में इंडिविजुअल उनको टास्क असाइन होता है।
ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम के पास भी ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम इन 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है, डेटा, यूजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन चारों कंपोनेंट का अपना अपना पर्पज है, बट कंप्यूटर सिस्टम के सेंट्रल गोल को अचीव करने के लिए ये चारों इकट्ठे वर्क करते हैं, साथ साथ वर्क करते हैं। अगर मैं इसमें से बात करूं तो इसमें से अगर कोई भी एक कंपोनेंट मेरे पास नहीं है तो मैं उसको नहीं, मैं बोल सकता हूं कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं है। जस्ट लाइक एनी सिस्टम, अगर उसमें से एक भी कंपोनेंट वर्किंग नहीं है तो सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इन द सेम मैनर, अगर इस कंप्यूटर सिस्टम के पास में से एक भी कंपोनेंट वर्किंग में नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अगर मेरे पास डेटा नहीं है, जिस डेटा पे सिस्टम को प्रोसेस करना है, तो मेरा सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। लाइक इन द सेम वे, अगर मेरे पास यूजर ही नहीं है जो डेटा को यूज करेगा या डेटा सिस्टम को ऑपरेट करेगा, तो भी मेरा सिस्टम कंप्लीट नहीं माना जाएगा। हार्डवेयर कंपोनेंट्स अगर नहीं है मेरे पास, तो भी मेरा सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। और सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, अगर वो भी नहीं है, तो भी मेरा सिस्टम काम प्रॉपर नहीं करेगा। सिस्टम को, सॉफ्टवेयर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और एक होते हैं मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर्स जिनको यूजर अपने स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यूज करता है, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, या दूसरे तरीके से अगर बात करूं तो बोल सकता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are used to perform some specific tasks to the user। यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट जो किसी भी यूजर के किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहे हो, वो सब क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम सिस्टम रिलेटेड वर्क्स। मीन्स कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट जो किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज हो रहे हो, सिस्टम को चलाने के लिए यूज हो रहे हो, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। आपने डेफिनेशन में भी देखा होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मेरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है, जो सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, एटीएम मशीन्स के सॉफ्टवेयर हो गए, या जो भी किसी भी जो सॉफ्टवेयर जो मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए यूज हो रहे हैं, वो सब क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। The next point we are discussing about the types of operating system. There is different types of operating systems, depend on the working or time duration. First, we are discussing about the batch operating system. In the batch operating system, user make a batch of similar jobs. Similar jobs मतलब ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी जॉब्स जो एक जैसा काम कर रही हैं, जिनके लिए सपोर्टिंग फाइल्स एक जैसी चाहिए, उनका एक बैच बना दिया जाता है और उस पूरे बैच को ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो पूरा बैच दिया गया है, उस बैच को कंप्लीट करने के लिए यूजर को बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती है। जब पूरा बैच कंप्लीट हो जाता है तो यूजर को इंटीमेट कर दिया जाता है कि आपका कंप्लीट हो गया, तो यूजर फिर नेक्स्ट बैच को प्रोसेस होने के लिए भेज सकता है। इन द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर क्या होता है, ये भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है, बट इसमें एक मॉडिफिकेशन क्या हुआ है कि इन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी प्रोसेस को प्रोसेस करते हुए बीच में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, रिक्वायरमेंट आ गई, तो उस वक्त आपका प्रोसेसर आइडल रहता था, यानी कि उस वक्त कोई दूसरी प्रोसेस वहां पे प्रोसेस होने के लिए नहीं आती थी। बट इन द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होते होते उसको बीच में जरूरत पड़ी किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, तो और वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चली गई, उस दौरान एक नई जॉब, नई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आ जाएगी।
आपका सीपीयू आइडल नहीं रहेगा, यानी कि यहां पर हम कंपैरिजन टू बैच सिस्टम सीपीयू का मैक्सिमम और मोर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। इन द टाइम शेयरिंग इट इज ऑल्सो एडवांस वर्जन। जब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो यहां पर आपके प्रोसेसर के टाइम को डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, कि कौन सी प्रोसेस प्रोसेसर के ऊपर कितनी देर एग्जीक्यूट होगी। जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वो वहां से हट जाएगी और एक नई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम और ज्यादा सीपीयू का और अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर पा रहे थे। जब मैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करता हूं तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं कि जहां पे टाइम कंसेंट मैं मेजर करता हूं, मतलब कि अगर जो टाइम फिक्स है उसी टाइम में आपको टास्क कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपका सिस्टम फेल माना जाएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूज होते हैं आपके जहां पे रिमोट सेंसिंग एरिया, रिमोट सेंसिंग के अंदर, या आप बात करते हैं मिसाइल सिस्टम के अंदर, या स्पेस जो अपना सिस्टम है वहां पे आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही दो तरह के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर आपको जो टाइम फिक्स किया गया है उसी टाइम में आपको टास्क को कंप्लीट करना होगा, यहां पर हम उसको डिले नहीं कर सकते। बट जब हम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर एक चांस होता है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और उससे ज्यादा प्रायोरिटी की जॉब आ गई वहां पर, तो हम इसमें उसको थोड़ा डिले करा सकते हैं। ये आपके सॉफ्ट एंड हार्ड रियल टाइम में डिफरेंस है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं जब आपके पास मोर देन वन प्रोसेसर्स होते हैं तो आपके टास्क को, आपकी प्रोसेसेस को उन डिफरेंट प्रोसेसर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो इस तरह के सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, एक हो गए आपके पैरेलल सिस्टम्स एंड सेकेंड वन इज पैरेलल सिस्टम्स को हम टाइटली कपल्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं, यानी कि आपके जो डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं वो सब कहां पे होंगे, वो एक ही कैबिनेट के अंदर होंगे, वो एक ही कैबिनेट के अंदर वो सारे के सारे क्लॉक्स को, बसेस को शेयर कर रहे होंगे। जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में प्रोसेसर्स अलग अलग कैबिनेट्स में होंगे, यानी कि वहां पे क्लॉक और बसेस शेयर मोड में नहीं होंगी, इसलिए इसको हम लूजली कपल्ड बोल सकते हैं, इसको हम टाइटली कपल्ड भी बोल सकते हैं। That's it. Thank you.